हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब फिजिक्स का मंथली टेस्ट 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो लेक्चर 2 होगा, क्योंकि लेक्चर 1 में हम सब 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके थे। इसमें हम सब 14 से क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक यानी 12 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से क्वेश्चन 14 नंबर की 14 नंबर क्या है? 14 नंबर एक ग्राफ दिया है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में 5 सेकंड पर विस्थापन। तो ये ऐसा क्वेश्चन क्लास में बहुत सा करवा चुके हैं, डीपी में बहुत सा क्वेश्चन दिया गया है। वेग समय ग्राफ दिया हो, विस्थापन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप जाकर देखें, लेक्चर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल देता है विस्थापन, यानी क्षेत्रफल के द्वारा हमें निकालेंगे विस्थापन का मान। तो लिखने जाएंगे, क्या लिखेंगे? एस बराबर वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कहां तक निकालना? 5 सेकंड, 0 से लेकर 5। ग्राफ ये वाला और ये वाला, तो ये भाग दो कि इतना घिर रहा है, और फिर यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा होगा। देखिए गौर से, यहाँ पे एक त्रिभुज का बन रहा होगा, एक आयत है और एक क्या है? त्रिभुज है। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे, 0 से लेकर 5 तक आ जाएगा, और जो क्षेत्रफल का मान होगा वही विस्थापन होगा। तो पहले निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर लंबाई 3 तो चौड़ाई 10, या लंबाई 10 तो चौड़ाई 3। तो यहाँ पे जो भी लिखना है 10 गुना 3, ये निकल गया इसका क्षेत्रफल। अब निकालना है किसका? ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, क्या होता है? 1/2 आधार। तो आधार इसका कितना होगा? देखें, आधार जो होगा 2, और ऊंचाई कितना है ऊपर? 10। 30 + 10 बराबर 40 मीटर। ये आपका विस्थापन आ गया, ऑप्शन नंबर 1। फिर से वही कह रहे हैं, वीडियो को आप रोक कर उतार लीजिए। अगर कोई बच्चे नया है, आपको क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन पहले उतार लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं 15 का, जो बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण A से ऊपर की ओर जा रही है। यदि एक पत्थर का टुकड़ा इस लिफ्ट में मात्र बीच में छोड़ दिया जाए तो लिफ्ट फ्रेम के सापेक्ष पत्थर के टुकड़े का त्वरण क्या होगा? हम बता चुके हैं, ये लिफ्ट मान लेते हैं, लिफ्ट आपका है। इस लिफ्ट में एक पत्थर का टुकड़ा, ये मान लेते पत्थर का टुकड़ा है। अब इसको जैसे छोड़ेंगे तो लिफ्ट जा किधर रहा है? तो लिफ्ट जा रहा है ऊपर की ओर। कितना त्वरण से? A त्वरण से। तो हम बताए थे अपकेंद्र बल, सूडो फोर्स। यहाँ पे आप पढ़े हैं कि अगर यहाँ पे लिफ्ट में अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फोर्स का थोड़ा सा क्वेश्चन अप्लाई हो, कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये पिंड पर किधर कार्य करेगा? त्वरण नीचे की ओर कार्य करेगा, एक त्वरण नीचे, सूडो फोर्स। तो अगर लिफ्ट जो है ऊपर की त्वरित है, जैसे कैसे आप बस में या किसी ट्रेन में बैठते हैं, बस त्वरित होता आगे की ओर तो अपर बल लगता है पीछे की ओर। जैसे ब्रेक लगता है, यानी मंदन पीछे कार्य करता है बस का ब्रेक, तो आप आगे फेंकाते हैं, ठीक अपोजिट। ठीक उसी तरह लिफ्ट अगर त्वरित ऊपर की ओर, तो लिफ्ट में ये जो पत्थर है वो किधर के गिरेगा? नीचे की त्वरित होगा, और इस पर एक नीचे बल लग रहा है जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण G। दोनों का योगफल क्या होगा? G + A नीचे की ओर होगा, ऑप्शन बी होगा। ये था आपका सिंपल सा कंसेप्ट था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 देखें कि 16 में क्या कहता है? A और B दो कण हैं, दो पिंड या कण वस्तु कह सकते हैं। गति में किस विस्थापन समय ग्राफ के लिए A और B का बीच का अपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेग, यानी एक के सापेक्ष दूसरे का वेग कैसे निकालते हैं? एक के सापेक्ष दूसरे का वेग, एक को वेग के लिखते हैं, उसमें से घटा देते हैं दूसरे का वेग, यानी घटाने का काम करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि दोनों कण क्या है? गति में, रुका हुआ नहीं है। तो अगर पहला ग्राफ देखें, ये ग्राफ दिया है विस्थापन समय ग्राफ। देखिए तो इस विस्थापन समय ग्राफ में इसका ढाल क्या होगा?
अब बैठिए तो क्या इसमें ढूल जाइएगा? कि नहीं ढूलेंगे सर। तो ढाल क्या है? शून्य है, अर्थात वेग शून्य है। क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर में भी कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग। तो ढाल 0 है तो वेग 0 है। बी का भी देखिए ग्राफ, इस ग्राफ का ढाल शून्य होगा, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसका ढाल क्या स्पर्श रेखा ऐसा ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। तो ढाल शून्य है तो वेग शून्य है। तो पहला ऑप्शन में ए और बी गति में नहीं है बल्कि रुका हुआ है, स्थिर है। लेकिन चर्चा क्या कर रहा है? गति में। ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा बी देखें तो यहाँ पे देखिएगा ए का ढाल इधर होगा, अब बी का ढाल इधर होगा, दोनों का ढाल होगा, ढुलाव कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आप बैठिए, एक बार ए पर बैठिए, एक बार बी पर बैठिए, ढाल ढुलाव किस में ज़्यादा होगा? तो कहिएगा सर ढुलाव तो ज़्यादा ए में होगा, इसका मतलब ए का वेग ज़्यादा होगा, बी का वेग कम होगा। तो ए का वेग में से बी का वेग घटाएंगे तो क्या कभी 0 होगा? नहीं होगा। 0 तब होगा जब दोनों का मान समान होता, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसमें देखिए चर्चा कीजिए तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पे ढुलाव बी का ढुलाव ज़्यादा है, यानी बी का वेग ज़्यादा होगा इस ग्राफ में, और ए का वेग क्या है? कम है, क्योंकि इसका ढुलाव कम है। तो फिर अगर बड़ा में से अपेक्षित वेग निकालेंगे, यानी एक दूसरे को घटाएंगे, तो दोनों का मान समान नहीं होने पर वेग शून्य तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। लेकिन गौर से देखिए इसका, ये ग्राफ, ए का ढाल, इसका ढाल, दोनों का ढाल चेक कीजिए, क्योंकि सर ढुलाव दोनों में समान है, अर्थात दोनों का वेग समान होगा, तो जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये ऑप्शन नंबर डी होगा 16 का। सत्रह, यदि वर्षा की बूंदें, बरसात वाला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन क्लास में ही करवा चुके हैं। यदि वर्षा की बूंदें इतना मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर से नीचे गिर रही है, और तो 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सड़क पर पश्चिम में चलता एक आदमी अपने वर्षा की बूंदों से बचाने के लिए छाता को किस कोण पर रखना चाहिए? तो पहले क्या देखें कि वो व्यक्ति पर वर्षा, अगर व्यक्ति शांत होता तो वर्षा किधर दिखाई देता है? जिधर रियल में गिर रहा है, नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति गति करने लगता है, ये देखेंगे कि व्यक्ति की रिस्पेक्ट में वर्षा उस पर किधर पड़ रहा है, वर्षा व्यक्ति पर किस दिशा में गिर रहा है। अगर सीधा गिरेगा तो छाता सीधा रखेंगे, अगर तिरछा गिरेगा तो छाता को तिरछा रखेंगे। तो हमें क्या निकालना होगा इसमें? जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें निकालना पड़ेगा कि वर्षा जो है, वर्षा की बूंद जो है व्यक्ति पर किस दिशा में गिरता है, यानी व्यक्ति के सापेक्ष, व्यक्ति को स्थिर मान के वर्षा की बूंद निकालेंगे। तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। दिया है भी रेन मतलब वर्षा 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन वेक्टर में दिखाना पड़ेगा कि डायरेक्शन की बात है, किधर क्यों? नीचे के लिए लेते हैं -k कैप, और vm व्यक्ति का वेग या लड़का का वेग किधर जा रहा है? यहाँ पे कितना है? 5 सड़क पर पश्चिम आदमी लिखा हुआ है, माइन 5 मीटर प्रति सेकंड किधर गति कर रहा है? पश्चिम में, मतलब -i कैप। ये डायरेक्शन समझा है, पश्चिम के लिए -i, पूरब के लिए +i, ऊपर के लिए +k, नीचे के लिए -k। तो निकालेंगे क्या? व्यक्ति के रिस्पेक्ट में वर्षा के बूंद, यहाँ हम इस तरह से लिखते हैं, व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का बूंद, तो क्या होगा? VR - VM। जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष वेग निकालेंगे उसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा और से -10k कैप आया, मात्रक छोड़ दीजिए, माइनस स्क्वायर आएगा मान -5i, माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा? +5i को पहले लिख दीजिए, माइनस को बाद में लिखिएगा। ये आ गया वर्षा का वेग व्यक्ति के रिस्पेक्ट में। अब डायरेक्शन देखें क्या आ रहा है? गिर रहा किधर? 5i - 10k कैप, मतलब 5i मतलब पूरब में, और माइनस मतलब नीचे, यानी पूरब से नीचे गिर रहा है वर्षा। तो छाता क्या रखेंगे? छाता ठीक उल्टा रखेंगे। किधर से किधर रखेंगे? पश्चिम से पूरब। देखिए यहाँ पे ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है।
तो वर्षा गिर रहा है किधर, वर्षा जो गिर रहा है पूरब से नीचे की ओर, सॉरी नॉर्थ साउथ नहीं, यहाँ पर नॉर्थ की जगह पे क्या दिखा देते हैं हम सब आपको आसानी के लिए, अप और डाउन। हमको उत्तर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पूरा पश्चिम से मतलब है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि 5 आई किधर होगा, इधर होगा। दिखा देते बढ़िया से, आसानी से पूरा दिखा देते। 5 आई के सिर पर किसका पूंछ, -10 के, -10 के किधर होगा, नीचे होगा। इसको जोड़िएगा तो किधर आएगा, इधर आएगा तिरछा। ये है आपका जो हरा वाला जो तीर दिख रहा है, ये वर्षा गिरने का वेग, इस तरह से वर्षा गिर रहा है, तिरछा गिर रहा है इस तरह से, वर्षा इस तरह से गिर रहा है। तो छाता कैसे रखेंगे, क्या ऐसी रखेंगे, तो नहीं सर, ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन छाता रखना है, इसका मतलब इधर रखेंगे। कितना कोण आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे कोण ये आएगा थीटा, तो tan थीटा जाएगा, देखिए ध्यान से, लंब 10 लीजिएगा, आधार 5, तो 5 दूनी 10, थीटा बराबर tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 थीटा कोण पर पूरब से नीचे की ओर वर्षा गिर रहा है। तो छाता को जो रखेंगे थीटा, तो ये थीटा होगा समूह कोण से पश्चिम से ऊपर की ओर, पश्चिम से ऊपर, ऑप्शन सी होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्षा का वेग निकाल लेना है, वर्षा की बूंद का वेग कि व्यक्ति पर किस दिशा में पड़ रहा है, ठीक उसका अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है, ये आपका छाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। 2 सदिश दिया गया, बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। 2 सदिश ए और बी के बीच का कोण 120 डिग्री है। तो सी जो दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर, बड़ा, छोटा, इसके इस तरह से ऑप्शन दिया है। तो ऐसा करते हैं, सी मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी सी का मान निकाल लेते हैं। तो सी का मॉड मतलब समझ में आ रहा होगा, क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, करके सी किसके बराबर है, देखिए गौर से, ए प्लस बी के बराबर है। रूट अंडर, पढ़े हैं फॉर्मूला, 2 सदिशों का योगफल का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए का मान जो आ रहा है, ए तो मान नहीं दिया, छोड़ दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मान दिया हुआ 120। तो 120 का मान रखते हैं तो कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 का मान माइनस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये मान किसका निकला, वेक्टर सी का मॉड, इसका योगफल का मान निकला। लेकिन हम चाहते हैं किसका मान निकालने के लिए, वेक्टर ए मान, तब ना कंपेयर होगा सी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड में। तो माइनस ये 2 सदिशों का अंतर का परिमाण है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा, लेकिन थीटा कितना रखेंगे, 2ab कॉस 60, सॉरी 60 नहीं 120। तो कॉस 120 का मान रखिए तो -1/2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका मान कितना निकलेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, क्योंकि कॉस 120 का मान माइनस में आएगा, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए गौर से यहाँ पे कितना माना गया, तो देखिए बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो मैं सर बड़ा तो ये है, प्लस वाला है, ये तो माइनस में, देखिए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो बड़ा ये है। इसका मतलब सी जो होगा इससे क्या होगा, छोटा होगा, वेक्टर सी अवश्य ही इससे क्या होगा, कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा प्रेशर लगता है पढ़ने में, आपको थोड़ा सा प्रेशर झेलिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, तो आप बेहतर से बेहतर, आपका 11th भी होगा, यानी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको 12th बहुत अच्छे से पढ़ पाइएगा। इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है, संघर्ष होता है, पढ़ाने में भी संघर्ष हो रहा है, इसलिए अपने संघर्ष में रहिए, संघर्ष कीजिए, जिससे आप सफल हो जाइएगा।
और यहाँ पे सोचिएगा कि हमको मज़ा आ जाए, तो मज़ा के लिए भाई तो खाना पड़ेगा आपको चाट मसाला। यहाँ पे सीखने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा। 3 सदिश ABC कहता है क्या, 19 नंबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0। जीरो कब होगा? दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट बिंदु के नंबर 0 कब होगा? जब दोनों परस्पर लंबवत होगा। इसकी चर्चा कर चुके हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इन दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री। आगे क्या दिया है इसमें, ये तो 0 A और B परस्पर लंबवत होगा। अब AC भी डॉट 0 आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर A और वेक्टर C भी परस्पर लंबवत होगा। यहाँ पे लिख दिया वेक्टर A डॉट वेक्टर C बराबर 0। दो सदिशों का बिंदु नंबर 0 कब होगा? जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होगा, या दोनों में से कोई शून्य होगा। तो यहाँ पे शून्य तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, परस्पर लंबवत होगा। तो कहता है कि सदिश A समांतर, क्या B के समांतर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि चर्चा है लंबवत है। क्या C के होगा? ये भी कभी नहीं होगा, क्योंकि A C पर लंबवत है। और B भैया डॉट C तो अदिश राशि है, BC को अदिश, इसकी डायरेक्शन होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो बचा आंसर क्या, D। वो सही तो आंसर चलिए समझ में आ गया कि D होगा, लेकिन कैसे होगा आइए समझाते इसको। देखिए तो हम सब जानते हैं B क्रॉस C क्या होता है, A पर भी लंबवत होगा, सॉरी A पर नहीं, B पर भी लंबवत होगा और C पर भी लंबवत होगा। दो सदिशों का सदिश गुणनफल की दिशा जो होगा दोनों सदिशों पर परस्पर लंबवत होगा। यानी B क्रॉस C B पर भी लंबवत और C पर भी लंबवत, और A क्या है, B पर भी लंबवत और A क्या है, C पर भी लंबवत। इसका मतलब ये और ये परस्पर समांतर होगा। फिर सुनिए, B क्रॉस B पर भी लंबवत है और C पर भी लंबवत है। ठीक उसी तरह A B पर भी लंबवत है और C पर भी लंबवत है। इसका मतलब जिधर B क्रॉस C होगा उधर ही वेक्टर A होगा, यानी वेक्टर A किसके समांतर होगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C के। क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया जाए तो दिया गया है वेक्टर A और वेक्टर B का मान दिया है। तो कहता कौन पूछे, फॉर्मूला सिंपल सा लगाना है, cos थीटा बराबर 20 की बात कर रहे हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A का मॉड और वेक्टर B का मॉड। ये फॉर्मूला बताया गया है, उस AB cos वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा से फॉर्मूला आया गया है। देखे तो इसका मान A का 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप डॉट क्या होगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। बाकी इसका मॉड लिखेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। मॉड है, मॉड सॉरी। देखे तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर से I से डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I को हमेशा I से, J को J से, K को K से। तो I को I से कहेंगे 3 दूनी 6 और J को J से तो प्लस 3 और प्लस माइनस और प्लस माइनस 3 या 9। इसका मान कुछ भी होगा तो देखिए 6 3, इसका मान लिख देते फिर से 3i प्लस 3। चलिए इसका मान हम बता ही देते कितना होता है, जिससे कभी भी आपको ये कंसेप्ट काम हो। ये टेस्ट का सलूशन एक तरह से रिवाइज है, रिवीजन हो रहा है और आपका सारे कंसेप्ट एक तरह से फिर से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ सलूशन बताना होता तो ऑप्शन बता के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल में कर रहे हैं सलूशन, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो और कोई बाहरी बच्चा हो तो उसको समझ में आए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे डिस्कशन करेंगे। तो इसका मॉड का मान पड़ा होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस है तो फिर भी प्लस से होगा 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर के बराबर होगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 3 9 माइनस 9 पूरा मान 0। देखिए तो cos थीटा का मान 0 आ गया, इसलिए थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री परस्पर लंब। ऑप्शन सी। 21 की बात किया जाए, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किन्हीं दो पिंड A और B के वेग क्रमशः VA और VB हो, A के सापेक्ष B का वेग, सिंपल पूछा है A के सापेक्ष B का वेग क्या होगा, जिसका वेग निकालना उसको पहले लिखो, जिसके रिस्पेक्ट में इसको घटा दो, VA VB किसका वेग निकालना, B का वेग। तो B का वेग में क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष निकालते उसको घटाते हैं,
ऑप्शन यहाँ पे इसको सुधारे थे क्लास में, भी बी किए थे, इसको भी ए किए थे, इसको माइनस किए थे। आंसर तो ये होगा भी बी माइनस भी ए, ऑप्शन सी। 22 में कहता किसी निर्दिष्ट मतलब निश्चित दिशा, निर्धारित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे आसान कि कोई क्लास पढ़ रहे बच्चा को कहें क्लास बाहर चल जाओ, तो अगर रास्ता क्लास से बाहर निकलने के लिए 2 से 3 रास्ता, सब अलग अलग रास्ता से निकल जाएगा, अलग अलग दिशा से निकल जाएगा। कोई सिर्फ हम कहें बाहर जाने के लिए, लेकिन कहा जाए निर्धारित कर दे कि नहीं इस दिशा से निकलिए, तो ये किसका डायरेक्शन निश्चित हो गया। निश्चित दिशा में जो पिंड गति करेगा उसे गति तो नहीं, विस्थापन तो नहीं, क्या कहेंगे वेग कहेंगे। उसका नाम क्या होगा, वेग। चाल नहीं होगा, परिमाण है। अब विस्थापन गति नहीं, गति क्या है, वेग। वेग समय ग्राफ का अक्ष के समांतर। लीजिए वेग और समय, ये बात हो रहा 23 का। कौन ग्राफ, VT ग्राफ, वेग समय ग्राफ में अक्ष के समांतर। ये है देखिए, समय अक्ष के क्या कर दिए हैं, यहाँ पे लिखा ना समय अक्ष के समांतर, एक लाइन खींच दिए। देखो हो तो वस्तु देखिए, तो अब यहाँ पे जैसे हम बताए थे कि विस्थापन समय ग्राफ में जो ढाल खींचते हैं तो वेग देता है, ठीक उसी तरह वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो त्वरण देगा। बताओ ढाल कितना है, ढाल मतलब ढुला, बैठ के देखिए ढुल जाइएगा, नहीं ढुलेगा सर, ढाल नहीं है मतलब शून्य है, तो त्वरण शून्य होगा। यानी वस्तु नियत वेग से चलेगा, बहुत अच्छा कहेगा। त्वरण देखो लगातार क्या है, वेग नियत है, वेग बदल नहीं रहा, ये भी आंसर सही होगा। उसकी त्वरण शून्य होगा, सही है, वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण शून्य होगा। ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर उसके विस्थापन का मान निकालेंगे। जस्ट 2 बार आ चुका है कि विस्थापन ग्राफ समय ग्राफ का क्षेत्रफल, विस्थापन वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन। तो यहाँ पे VT ग्राफ जो है क्या देगा, विस्थापन निकाला जा सकता है। और फिक्स हो जाए, आंसर सभी होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या लिखिएगा, यहाँ कि चारों में टिक मारिएगा, आंसर ए को मारिएगा, ऑप्शन डी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 था, अब बात करते हैं 24 का। कहता मुक्त अवस्था में गिरने पर एक पिंड, मुक्त अवस्था में गिरने पर एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। जैसे एक पिंड क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो गिरेगा तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0, और गिर के वेग कितना हो गया, मान लेते हैं कुछ तो हो गया होगा, कुछ तो ऊंचाई से गिरा होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। अगर लगाते V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, अंतिम वेग पता ही नहीं क्या होगा। और दूरी बोला है तो पहला फॉर्मूला तो होगा नहीं, V बाई U प्लस AT, तो यही होगा S बाई UT माइनस हाफ, ऊर्ध्वाधर गति इसलिए माइनस में लगाएंगे। H है बुआ तो इसको HA लिख देते हैं, क्या कि H मतलब विस्थापन, यहाँ पे S लिख सकते हैं। U का मान 0, T का मान T माइनस हाफ GT स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि विस्थापन डायरेक्शन नीचे है, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, कि हमको माइनस मतलब हमको समानुपाती पूछा है, S समानुपाती T स्क्वायर, G तो नियत है। तो ऑप्शन क्या होगा, गिरने के समय का नहीं, गिरने के समय के वेग नहीं है बुआ, यहाँ पे वर्ग होगा, वर्ग का समानुपाती, समय के वर्ग। देखिए गौर से, दूरी जो होगा समय के वर्ग के समानुपाती। यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के वर्ग, वेग नहीं। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण तो G है तो वर्ग होगा नहीं, ऑलरेडी G वो भी नियत है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, समय के वर्ग के समानुपाती। यानी ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सी होगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखें 25 का, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करना, फिर आ गया VT ग्राफ, बहुत सा वेग दिया VT ग्राफ। तो VT ग्राफ में जो ढाल खींचते हैं वो त्वरण देता है, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो विस्थापन देगा। तो देखिए तो क्या है, यहाँ पे अगर ढाल खींचते इस पॉइंट पर T1 समय पर ये आएगा, T2 समय पर ढाल खींचते हैं तो ये ग्राफ आएगा। तो बताइए इसका ढाल ज़्यादा होगा, इसका ढाल ज़्यादा होगा, क्योंकि सर रेखा तो वही है, तो ढाल तो नियत है, ढाल बदल नहीं रहा है, तो त्वरण भी क्या होगा, नियत होगा। लेकिन शून्य नहीं है, ढाल तो है लेकिन नियत है, बदल नहीं रहा है, तो त्वरण भी क्या नियत होगा, यानी एक समान त्वरण। आगे दे एक समान चल गलत है, त्वरण कार्य करेगा तो बदलते रहेगा वेग। एक समान गति गलत हो, असमान त्वरण नहीं, एक समान त्वरण। तो ये था 25 का आंसर ए।
तो उम्मीद है कि आपका ये लेक्चर 2 जो मंथली टेस्ट 4 का सॉल्यूशन किया गया है ये भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हुआ होगा सॉल्यूशन में, तो आप ज़रूर ऑफलाइन या कमेंट के जरिए बताएं और अपना फीडबैक दें, जिससे आप हमको और बेहतर ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।